नमस्कार। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे इस उपग्रह शैक्षिक प्रसारण में मैं नितिका, प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कार्यालय पत्र लेखन प्रक्रिया का भाग 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। भाग 1 में हमने औपचारिक पत्र, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र और परिपत्र का अध्ययन किया था। और प्रिय विद्यार्थियों, आज कार्यालय पत्र लेखन प्रक्रिया भाग 2 में हम टिप्पण, मुख्य टिप्पण, आनुषंगिक टिप्पण, स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, कार्यसूची, कार्यवृत्त और प्रेस विज्ञप्ति का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस प्रस्तुति को और इस अध्याय को अच्छी प्रकार से तैयार करवाने में डॉक्टर योगेश वासिष्ठ जी की अहम भूमिका रही है। उनके कुशल मार्गदर्शन के कारण आज आपके समक्ष मैं इस प्रस्तुति को लाने में सक्षम हुई हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि किसी भी विषय पर विचार करने और उस पर निर्णय लेने के लिए उस विषय से संबंधित एक फाइल होती है। उस फाइल में महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित बाहरी व्यक्तियों या दूसरे कार्यालयों से प्राप्त पत्र या प्रस्ताव होते हैं। किसी प्रस्ताव या विषय पर विचार या मंतव्य प्रकट करने के लिए टिप्पणियां लिखी जाती हैं। टिप्पण मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, सहायक स्तर पर टिप्पण और अधिकारी स्तर पर टिप्पण। सहायक स्तर पर टिप्पण और अधिकारी स्तर पर टिप्पण। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना है जिन पर निर्णय लिया जाना है, साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। सहायक द्वारा आरंभिक टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद अपना मंतव्य नीचे लिखता है, जिसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। आनुषंगिक टिप्पणी प्रायः संक्षिप्त होती है, किंतु असहमति की स्थिति में कई बार वह लंबी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। स्वतः स्पष्ट टिप्पणी किसी मामले पर किसी सक्षम व्यक्ति अथवा बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होती है। इसके लिए प्रारंभ में मामले की पृष्ठभूमि दी जाती है और उसके विभिन्न पहलुओं पर विवेचन किया जाता है। इसके बाद स्वीकृति के समर्थन में तर्क दिए जाते हैं। अंत में स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध होता है। अब इसके लिए पहले इसे बोर्ड की कार्यसूची में शामिल किया जाता है। निर्धारित विषय से संबंधित स्वतः स्पष्ट टिप्पणियां अपने संलग्नकों के साथ सदस्यों को कार्यसूची के साथ अग्रिम रूप में भेजी जाती है, ताकि सभी सदस्य निर्धारित विषयों का अच्छे प्रकार से अध्ययन करके बोर्ड की बैठक में पूरी तैयारी के साथ आ सकें। बोर्ड की बैठक के बाद कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में प्रस्तुत किया जाता है। कोई संस्थान अथवा सक्षम व्यक्ति किसी विषय या बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र भी जारी किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि किसी भी विषय पर विचार प्रकट करने या अपना मंतव्य व्यक्त करने के लिए इस प्रकार से टिप्पणियां लिखी जाती हैं और बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है। आइए इस प्रक्रिया को और भी विस्तार से अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे मुख्य टिप्पण, जिसे नोटिंग भी कहा जाता है। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य, आदेश अथवा निर्देश दिया जाता है वो टिप्पणी कहलाती है। और टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण यानी नोटिंग कहते हैं। टिप्पणी का उद्देश्य उन तथ्यों को स्पष्ट तथा तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करना है
जिन पर निर्णय लिया जाना है। साथ ही उन बातों की ओर भी संकेत करना है जिनके आधार पर उक्त निर्णय संभवतः लिया जा सकता है। टिप्पण का उद्देश्य मामलों को नियमानुसार निपटाना है। कार्यालय में टिप्पण कार्य अधिकतर सहायक स्तर पर होता है। इसे आरंभिक टिप्पण या मुख्य टिप्पण कहते हैं। इसमें सहायक विचाराधीन मामले का संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए उसका विवेचन करता है। इस प्रकार से टिप्पण में सबसे पहले मूल पत्र या आवृत्ति में दिए गए विवरण या तथ्य का सार दिया जाता है। फिर निहित प्रस्ताव की व्याख्या की जाती है और संबंधित नियमों विनियमों का हवाला देते हुए अपनी राय दी जाती है। टिप्पणी लिखने के बाद सहायक अधिकारी दाहिनी ओर अपने हस्ताक्षर कर उसे अपने अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करता है। जिस अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है उसका पद नाम वहां बाईं ओर लिखा जाता है। टिप्पणी लिखने से पूर्व सहायक के लिए संबंधित विषय को समझना बहुत आवश्यक है। टिप्पणी अपने आप में पूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें असली मुद्दे पर अधिक बल देना चाहिए। टिप्पणी संक्षिप्त, विषय संगत, तर्क संगत और क्रमबद्ध होनी चाहिए। टिप्पणकार को अपने विचार संतुलित एवं शिष्ट भाषा में देने चाहिए। इसमें व्यक्तिगत आक्षेप, उपदेश या पूर्वाग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। और एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि टिप्पणी सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है। ये सब थी टिप्पणी की विशेषताएं। अब इन विशेषताओं को हम एक उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। उदाहरण देखिए मुख्य टिप्पण का। आपको ध्यान होगा कि हमने कार्यालय पत्र लेखन प्रक्रिया भाग 1 में औपचारिक पत्र का उदाहरण किया था, जिसमें अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान के एक अधिकारी के पास उसके अधीनस्थ मुंबई के कार्यालय से औपचारिक पत्र आया था और जिसमें बी श्रेणी के अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर होने वाले खर्च को 2500 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 4000 रुपये वार्षिक करने का अनुरोध था। आइए अब उस विषय पर संस्थान के अधिकारी के द्वारा मुख्य टिप्पण के रूप में क्या लिखा गया उसे देखते हैं। यह टिप्पणी मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक के उस पत्र से संबंधित है जिसकी फाइल संख्या मुंबई का अर्थात कार्यालय 12/2020/206 है और जो दिनांक 16 नवंबर 2020 को भेजी गई है। पत्र में निदेशक ने बी श्रेणी के अधिकारियों की मोबाइल फ़ोन की वार्षिक व्यय सीमा को 2500 रुपये से 4000 रुपये तक बढ़ाने का आग्रह किया है। इस संदर्भ में महानिदेशालय द्वारा दिनांक 11 जनवरी 2018 को जारी परिपत्र पर ध्यान देना आवश्यक है, जो इस फाइल के पृष्ठ संख्या 12 पर है। इस परिपत्र में खर्च की सीमा 2500 रुपये निर्धारित की गई है और किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। इस सिलसिले में कृपया इस फाइल में इसी विषय पर की गई पहले की टिप्पणी को देखें, जो पृष्ठ संख्या 8 टिप्पण पर है। टिप्पणी को पढ़ने से स्पष्ट है कि खर्च की सीमा का निर्धारण सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद सोच समझकर लिया गया है। यह भी विचारणीय है कि खर्च की सीमा बोर्ड की स्वीकृति से निर्धारित हुई है और बिना बोर्ड की अनुमति के इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। विचारार्थ प्रस्तुत हस्ताक्षर कल्पित मिश्रा, जो कि सहायक अनुभाग अधिकारी हैं। और ये टिप्पणी आगे भेजी जाएगी अनुभाग अधिकारी को, जो अपना मत आनुषंगिक टिप्पण के रूप में व्यक्त करेंगे। आइए विस्तार से देखते हैं आनुषंगिक टिप्पण क्या है। आनुषंगिक टिप्पण सहायक, आरंभिक या मुख्य टिप्पणी को जब संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाता है तो वह अधिकारी टिप्पणी पढ़ने के बाद
नीचे मंतव्य लिखता है। इसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं और यह क्रिया आनुषंगिक टिप्पण कहलाती है। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूर्णतः सहमत है तो इस प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं होती। अधिकारी अधीनस्थ की टिप्पणी के नीचे या तो केवल हस्ताक्षर भर करता है या मैं उपर्युक्त टिप्पणी से सहमत हूँ लिखता है। अगर अधिकारी अपने अधीनस्थ की टिप्पणी से पूरी तरह सहमत है मगर उसे और सशक्त एवं तर्क संगत बनाने के लिए अपनी ओर से भी कुछ जोड़ना चाहता है तो वह अपना मंतव्य आनुषंगिक टिप्पणी के रूप में दर्ज कर देता है। यदि अधिकारी पूर्णतः असहमत है या आंशिक रूप से सहमत है तो वह अपने तर्क और कारणों के साथ अपनी आनुषंगिक टिप्पणी करता है। अधिकारी को अधीनस्थ की टिप्पणी को काटने, बदलने या हटाने का अधिकार नहीं है। आनुषंगिक टिप्पणी प्रायः संक्षिप्त होती है, लेकिन असहमति की स्थिति में कई बार ये बड़ी भी हो सकती है। आइए आनुषंगिक टिप्पणी का उदाहरण करते हैं जिसमें आपको ऊपर बताई गई सभी विशेषताएं मिलेंगी। तो आइए देखते हैं सहायक अनुभाग अधिकारी की टिप्पणी के बाद अनुभाग अधिकारी अपनी आनुषंगिक टिप्पणी में क्या लिखते हैं। मैं ऊपर लिखी टिप्पणी से सहमत हूँ। साथ ही इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि किसी भी श्रेणी के अधिकारी के लिए निर्धारित की गई व्यय सीमा से अधिक खर्च करना परिपत्र का उल्लंघन है। विचारार्थ हस्ताक्षर हैं विश्वनाथ कुमार जी के, अनुभाग अधिकारी हैं ये। अब ये आनुषंगिक टिप्पण अनुभाग अधिकारी से उपनिदेशक प्रशासन को जाएगी ताकि वो भी अपना मत व्यक्त कर सकें। आइए उनका क्या मत है हम पढ़ते हैं। मैं सहायक से सहमत हूँ। साथ ही यह भी जोड़ना चाहूँगा कि 11 जनवरी 2018 को जब परिपत्र जारी किया गया था तब कॉल की दरें ज़्यादा थी जो अब काफ़ी गिर चुकी हैं। इंटरनेट सेवाएं भी अब पहले से कम दरों में उपलब्ध हैं। ऐसे में यह साफ है कि प्रकारांतर से निर्धारित व्यय सीमा अपने आप ही बढ़ गई है। यदि इसे और घटा दिया जाए तो संस्था के खर्च में कमी आ जाएगी जो लोकहित में होगा। हस्ताक्षर राजकुमार शर्मा, उपनिदेशक प्रशासन। और अब इसे आगे महानिदेशक के पास भेजा जाएगा। वह अपना विचार, मत अथवा आदेश निम्नलिखित अनुसार दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि उप महानिदेशक प्रशासन अपने विचार में क्या लिखते हैं। प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने नियमानुसार सही टिप्पणी लिखी है, मगर आज के समय में मोबाइल एवं इंटरनेट के प्रयोग को देखते हुए व्यय सीमा को बढ़ाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। आज सभी कार्यालयों के अधिकांश आदेश, प्रस्ताव, सुझाव आदि ऑनलाइन ही भेजे जाते हैं ताकि सभी को एक साथ समयानुसार सूचित किया जा सके एवं प्रत्येक कार्य सुचारू रूप से उचित समय पर हो सके। मोबाइल दरें तो कम हुई हैं, किंतु मोबाइल का प्रयोग पहले से कहीं अधिक बढ़ भी गया है। अतः बी श्रेणी के अधिकारियों के लिए खर्च की सीमा को बढ़ाकर 4,000 रुपये वार्षिक करना युक्ति संगत प्रतीत होता है। चूँकि वार्षिक व्यय संबंधी पिछला परिपत्र बोर्ड की अनुमति के बाद जारी किया गया था, अतः बोर्ड की अगली बैठक में इस पूरे मसले को प्रस्तुत कर उनकी अनुमति ली जानी चाहिए। हस्ताक्षर वेद प्रकाश, उप महानिदेशक प्रशासन, और महानिदेशक को ये आगे भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से वेद प्रकाश जी ने अनुमति देने के लिए आग्रह किया है। तो इस प्रकार से सभी अधिकारियों ने अपना मत व्यक्त किया। आइए टिप्पण को पढ़ते हैं। टिप्पण यह अपने स्वरूप में आरंभिक या मुख्य टिप्पणी से काफ़ी मिलती है। चूँकि यह टिप्पणी फाइल के ऊपर लिखकर
स्वतंत्र रूप से भेजी जाती है। अतः इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि यह अपने आप में संपूर्ण हो और केवल इस टिप्पणी को पढ़ लेने भर से पूरा मतलब समझ आ जाए। यदि आवश्यक हो तो संदर्भ के लिए किसी पिछली टिप्पणी, पत्र, ज्ञापन इत्यादि को संलग्नक के रूप में टिप्पणी के साथ लगाया जा सकता है। बोर्ड के पास भेजी जाने वाली स्वतः स्पष्ट टिप्पणी किसी मसले पर बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए होती है। इसी कारण से इस एक टिप्पणी में ही पूरा मसला, पूरा विषय बता दिया जाता है। इसके लिए प्रारंभ में मसले की पृष्ठभूमि दी जाती है और उसके विभिन्न पहलुओं का विवेचन किया जाता है। इसके बाद स्वीकृति क्यों दी जानी है उसके समर्थन में तर्क दिए जाते हैं और फिर अंत में स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध होता है। इन सभी विशेषताओं को जो हमने अभी टिप्पण की पढ़ी हैं, हम इस उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं उसी संदर्भ में जो हमारा चल रहा है ये उदाहरण। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक के विचारार्थ प्रस्तुत टिप्पणी। विषय बी श्रेणी के अधिकारियों की मोबाइल फ़ोन के लिए निर्धारित व्यय सीमा। बोर्ड ने 8 जनवरी 2018 को हुई अपनी 45वीं बैठक में निर्णय लिया था कि सभी कार्यालयों के बी श्रेणी के अधिकारियों की मोबाइल फ़ोन पर किए जाने वाले खर्च की सीमा 2500 रुपये वार्षिक हो। बैठक के कार्यवृत्त का संबंधित अंश संलग्न है। बोर्ड के निर्णय का पालन करते हुए महानिदेशालय ने इस संबंध में 11 जनवरी 2018 को एक परिपत्र जारी किया था जिसकी एक प्रति संलग्न है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि यदि आवश्यक हो तो संदर्भ के लिए किसी पिछली टिप्पणी, पत्र आदि को संलग्नक के रूप में टिप्पणी के साथ लगाया जा सकता है, तो वही बात यहाँ बताई गई है। आइए आगे पढ़ते हैं। बी श्रेणी के अधिकारियों के दायित्वों को देखते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा है कि यह व्यय सीमा उनके दक्ष, सुचारू एवं प्रभावी संचालन में बाधक बन रही हैं। मोबाइल एवं इंटरनेट के जरिए ही सभी कार्यालयों की गतिविधियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रतिदिन सभी को उनके कार्यों के अनुसार मेल भेजना, मैसेज करना अर्थात संदेश भेजना, विभिन्न प्रकार के वीडियो अपलोड करना, गूगल मीटिंग करना, वेबिनार आदि के कारण मोबाइल फ़ोन का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ रहा है। ऐसे में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि केंद्र के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनकी वार्षिक व्यय सीमा 2500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये कर दी जाए। अंत में लिखा गया है कि बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत। ये तो था बोर्ड के विचार के लिए प्रस्तुत की गई टिप्पणी का एक उदाहरण। आइए अब पढ़ते हैं कार्यसूची अर्थात एजेंडा क्या होता है। किसी भी संस्था की औपचारिक बैठक की कार्यसूची उस बैठक में चर्चा के लिए निर्धारित विषयों की अग्रिम जानकारी देती है। इससे बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है। निर्धारित विषयों से संबंधित स्वतः स्पष्ट टिप्पणियाँ अपने संलग्नकों के साथ सदस्यों को कार्यसूची के साथ अग्रिम रूप से भेजी जाती हैं ताकि वे बैठक में पूरी तैयारी के साथ आ सकें। तो इस प्रकार से ये हुई कार्यसूची की विशेषताएं। आइए इन विशेषताओं को इस उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक की कार्यसूची। तो इससे स्पष्ट है कि ये बोर्ड की 55वीं बैठक है और उसकी कार्यसूची के नीचे दिए गए ये 5 मुख्य विषय हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। प्रथम है 54वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि। द्वितीय, पिछली बैठकों के लिए किए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा। तृतीय, लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा। चतुर्थ, बी श्रेणी के अधिकारियों द्वारा मोबाइल फ़ोन पर होने वाले
व्यय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा। और अंत में पंचम विषय अर्थात पांचवा विषय है अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी अन्य विषय पर विमर्श। तो ये थे बैठक के मुख्य विषय। आइए अब हम कार्यवृत्त को पढ़ते हैं। कार्यवृत्त कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कार्यवृत्त में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्रमशः उपस्थित लोगों की राय का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए। उपस्थित व्यक्तियों के नाम पद अनुसार दिए जाने चाहिए। कार्यवृत्त के लिए इन बातों का ध्यान रखा जाना अति आवश्यक है। आइए अब इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं ताकि हमें कार्यवृत्त बहुत अच्छे से समझ आ जाए। दिनांक 28 दिसंबर 2020 को आयोजित अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक का कार्यवृत्त। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड की 55वीं बैठक बोर्ड मुख्यालय के समिति कक्ष में दिनांक 28 दिसंबर 2020 को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष श्री वरुण कुमार ने की। बैठक में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों की सूची इस प्रकार है। विंसेंट अब्राहिम जो कि मुख्य अधिकारी हैं। ऊपर बताया गया है विशेषताओं में कि जो उपस्थित लोग हैं जिनकी राय ली जाएगी उन सभी के नाम पद अनुसार दिए जाने चाहिए। तो यहाँ नाम दिया गया है विंसेंट अब्राहिम मुख्य अधिकारी, श्रीमती संजना सदस्य वित्त, श्री राजकुमार मीणा सदस्य कार्मिक, श्री वेद प्रकाश महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, श्री आर कृष्णा स्वामी सदस्य, श्रीमती राधिका शर्मा सदस्य। तो ये हैं सदस्य और उनके पद नाम। आइए आगे पढ़ते हैं। कार्रवाई के प्रारंभ में अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित किया। उपर्युक्त सामान्य चर्चा के बाद बैठक की कार्यसूची में वर्णित विषयों पर विचार विमर्श हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। प्रथम जो हमारा विषय था 54वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि। बोर्ड ने 54वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि कर दी। इसमें लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर एक प्रतिवेदन अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा विषय था हमारा पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा। बोर्ड ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन संबंधी प्रतिवेदन की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने यह संतोष व्यक्त किया कि अधिकांश निर्णयों का पूर्ण रूप से पालन हो चुका है और जिन निर्णयों का अनुपालन शेष है उन्हें अगली बैठक के पहले कार्यान्वित कर दिया जाना चाहिए। तीसरा विषय था लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक की समीक्षा। बोर्ड ने लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर विस्तृत चर्चा की और ऐसा महसूस किया गया कि लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों को दिया जाने वाला मौजूदा पारिश्रमिक 5 वर्ष पूर्व निर्धारित किया गया था, जो समय और परिस्थितियों के आलोक में अपनी प्रासंगिकता अब खो चुका है। अतः पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि अत्यावश्यक है ताकि अच्छे लेखक, कलाकार और विशेषज्ञ संस्थान से जुड़े रहें। पारिश्रमिक की बढ़ी हुई दरें अविलंब लागू की जानी चाहिए। तो ये था तीसरे मुद्दे पर लिया गया निर्णय। आइए अब चौथा पढ़ते हैं। बी श्रेणी के अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय पर लगाई गई सीमा की समीक्षा। समिति ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए संबंधित प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तो ये वही मुद्दा है जिस पर हम ऊपर टिप्पण आदि पढ़ चुके हैं। और अंत में 5वां बिंदु है, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बोर्ड की अगली बैठक 14 और 15 मार्च 2021 बेंगलुरु में होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये बोर्ड की बैठक हुई और उसमें जो निर्णय लिए गए उसे यहाँ बताया गया है। उदाहरण के रूप में आपको मैंने बताया कार्यवृत्त में इस प्रकार से
पूर्ण निर्णय को लिखा जाता है। आइए अब देखते हैं कि इस निर्णय को जनता तक कैसे पहुंचाया जाता है। पढ़ते हैं प्रेस विज्ञप्ति। कोई संस्थान या व्यक्ति किसी विषय पर किसी बैठक में जो निर्णय लेता है उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाता है। निर्णय में विलंब का कारण और उन विषयों पर लिए गए निर्णयों से होने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाती है। आइए एक प्रेस विज्ञप्ति का उदाहरण पढ़ते हैं। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड। प्रेस विज्ञप्ति अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि। अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों, कलाकारों और विशेषज्ञों के पारिश्रमिक में तत्काल प्रभाव से वृद्धि कर दी जाए। ध्यान दें कि इसके पूर्व लेखकों, कलाकारों के पारिश्रमिक में सन 2015 में संशोधन किया गया था। पिछले कुछ समय से लेखकों और कलाकारों द्वारा यह शिकायत की जा रही थी कि संस्थान द्वारा दिए जाने वाले पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है, जिसके कारण अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही हैं। लेखकों और कलाकारों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने पारिश्रमिक की बढ़ी दरों को मंजूरी देते हुए यह विश्वास व्यक्त किया है कि इससे अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही कार्यक्रमों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो इस प्रकार से प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा लोगों को ये बात बताई गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस कार्यालयी पत्र लेखन प्रक्रिया भाग 2 में आपने टिप्पण, मुख्य टिप्पण, आनुषंगिक टिप्पण, स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, कार्यसूची, कार्यवृत्त और अंत में आपने प्रेस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ा, इनकी विशेषताएं और इनके उदाहरण भी किए। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आइए अब हम आगे इसके अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रथम प्रश्न है, विचाराधीन मामले का निपटारा करने के लिए उस पर जो राय, आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ये तो हमने आरंभ में ही पढ़ा है और आपको अच्छे से पता भी है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, उसे टिप्पणी कहा जाता है। अब हम आगे का प्रश्न करते हैं। जब सरकार को जन सामान्य तक कोई सूचना पहुंचानी हो तो उसे किस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। हमने अंत में वही माध्यम पढ़ा था जो कि अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रमों से जुड़े लेखकों और कलाकारों के पारिश्रमिक में वृद्धि के संदर्भ में था और जिसमें बताया गया था कि पारिश्रमिक में संशोधन पहले 2015 में किया गया था और अब 2020 आने पर अच्छी प्रतिभाएं संस्थान से विमुख हो रही हैं क्योंकि पारिश्रमिक की राशि बहुत कम है। तो कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार हेतु और अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए पारिश्रमिक में फिर से संशोधन किया गया है। तो ये सब बातें जन सामान्य को पहुंचाई गई थी। किस माध्यम से? जी हाँ, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। अगला प्रश्न है, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो हम आरंभ में ही कर चुके हैं कि टिप्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सहायक स्तर पर टिप्पण और दूसरा अधिकारी स्तर पर टिप्पण। और अगला प्रश्न है, किसी भी संस्था में होने वाली बैठक में जिन विषयों की समीक्षा की जानी है या जिन विषयों पर विचार विमर्श के लिए कुछ निर्णय लिए जाने हैं उनकी सूची को क्या कहा जाता है। ये भी हमने अभी देखा ही है और हमें पता भी है कि किसी भी संस्था में होने वाली बैठक में जिन विषयों की समीक्षा की जानी है या जिन विषयों पर विचार विमर्श के लिए कुछ निर्णय लिए जाने हैं उनकी सूची को, जी हाँ,
कार्यसूची, जिसे एजेंडा भी कहा जाता है, कार्यसूची कहते हैं। कार्यसूची के कारण ही बैठक के अनुशासित संचालन में सहायता मिलती है, क्योंकि कार्यसूची में बैठक में चर्चित विषयों की जानकारी पहले से ही दे दी जाती है। इस कारण से सभी सदस्य बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ आते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कार्यालयी पत्र लेखन प्रक्रिया के दोनों भाग आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन दोनों भागों में हमने औपचारिक पत्र, अनुस्मारक, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र और भाग 2 के बिंदु, टिप्पण, मुख्य टिप्पण, आनुषंगिक टिप्पण, स्वतः स्पष्ट टिप्पणी, कार्यसूची, कार्यवृत्त और प्रेस विज्ञप्ति को पढ़ा और अच्छे से इनके उदाहरणों को समझा। आप इन सभी बिंदुओं का गहन अध्ययन करें और इनका अभ्यास करें। धन्यवाद।